हेलो स्टूडेंट्स, वंदे मातरम। एसआर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो गणित में टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां, सिमिलर फिगर्स, है ना। सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा जान लें। परिभाषा क्या है? समरूप का क्या परिभाषा है? दो ज्यामितीय आकृतियां समरूप कही जाती हैं यदि उनके आकार समान हो। ठीक है। दो ज्यामितीय आकृतियां समरूप कही जाती हैं यदि उनके आकार समान हो। अब इसका मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये क्या है? ये वृत्त है ना। ये क्या है? ये भी वृत्त है। और ये क्या है? ये भी वृत्त है ना। क्या अंतर है? अंतर है कि तीनों का आकार अलग है। तीनों का साइज अलग है। तीनों का आकार क्या है? सेम है। आकार क्या है? सेम है। ये भी क्या है? वृत्त है। ये भी क्या है? वृत्त है। और ये भी क्या है? वृत्त है। तो तीनों का आकार क्या है? सेम है ना। इसलिए तीनों वृत्त क्या है? समरूप है। तीनों वृत्त क्या है? समरूप है। उसी तरह से अगर हम लोग लेते हैं त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, है ना। ये भी समबाहु त्रिभुज है और ये भी समबाहु त्रिभुज है। ठीक है। इसमें भी क्या है? आकृति क्या है? तीनों समान है, एक जैसा। ये भी समबाहु त्रिभुज, ये भी समबाहु त्रिभुज, ये भी समबाहु त्रिभुज। तो ये तीनों क्या कहा जाएगा? समरूप, है ना। समरूप कहा जाएगा। ठीक है। अब ले लेते हैं एक और एग्जांपल, वर्ग का ले लेते हैं। ये वर्ग है, ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है ना। ये तीनों भी क्या है? आकृतियां समान है ना, देखने में एक जैसा है। तो जो आकृतियां देखने में एक जैसा हो, दोनों के आकार एक हों, है ना, उन्हें क्या कहेंगे? समरूप आकृतियां कहेंगे। उन्हें क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे। समरूप का चिन्ह क्या होता है? समरूप का चिन्ह होता है ऐसे, है ना। समरूप का चिन्ह ऐसे होता है ना। तो दो आकृतियां समरूप कब कही जाएंगी? जब दोनों के आकार समान हो, है ना। हम लोग पिछले क्लास में यानी क्लास 9 में हम लोग ने पढ़ा है सर्वांग दो आकृतियां सर्वांग कब कही जाती हैं? जब उनके आकार और साइज यानी आमाप दोनों सेम हो, है ना। आकार भी सेम हो और साइज भी सेम हो। शेप एंड साइज दोनों अगर समान हो तब उन्हें क्या कहेंगे? सर्वांगसम, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है? समरूप। इसका एकदम सिंपल अर्थ है कि जो दो आकृतियां देखने में एक जैसी हो उन्हें क्या कहेंगे? समरूप। चाहे वो बड़ी हो छोटी हो, है ना, समरूप कही जाएंगे। ठीक है। हाँ फ्रेंड्स, अब जो है वो समरूप बहुभुज क्या है? समरूप बहुभुज, है ना। समरूप बहुभुज किसे कहेंगे? तो अगर कोई बहुभुज, है ना, अगर कोई बहुभुज जिनके समरूप होते हैं, है ना, ये बहुभुज समरूप होंगे। यदि बहुभुज समरूप, दो बहुभुज लेते हैं, दो बहुभुज समरूप होंगे। कब होंगे? यदि, है ना, पहला यदि उनके भुजाओं की संख्या क्या हो? समान हो। भुजाओं की संख्या समान हो, है ना। पहला क्या है कंडीशन? भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए। भुजा मतलब साइड, है ना। साइड की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ठीक है। भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए। ठीक है। जैसे एग्जांपल में बताता हूं, एक त्रिभुज है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए? त्रिभुज। एक चतुर्भुज है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए? चतुर्भुज, है ना। एक पंचभुज है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए? पंचभुज। ये पहला कंडीशन हो गया कि उनके भुजाओं की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा कंडीशन है कि उनके
संगत कोण, उनके संगत कोण क्या हो, समान हो, संगत कोण समान हो। ठीक है, संगत कोण कैसे समान होंगे, जैसे कि एग्जांपल समझाते हैं। जैसे कि ये वाला कोण मान लीजिए कि 60 डिग्री, तो कोई और भी अगर त्रिभुज ले रहे हैं, कोई और भी त्रिभुज अगर ले रहे हैं, तो ये इसका जो संगत कोण है ये मान लेते हैं, तो ये भी कितना होना चाहिए, 60 डिग्री, है ना। दो संगत कोण क्या होने चाहिए, उनके संगत कोण समान होने चाहिए। ठीक है, अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी कितना होना चाहिए, 50 डिग्री। अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी कितना होना चाहिए, 70 डिग्री, है ना। कहने का मतलब है संगत कोण क्या होना चाहिए, समान। तीसरा कंडीशन है उनके सभी संगत भुजाएं, उनके सभी संगत भुजाएं क्या होने चाहिए, समानुपाती होने चाहिए, समानुपाती हो। समानुपाती का मतलब क्या हुआ कि सभी भुजाओं का अनुपात, सभी भुजाओं का अनुपात क्या हो, संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो, बराबर हो, है ना। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं समरूप त्रिभुज में, है ना। समरूप त्रिभुज ले लेते हैं, समरूप त्रिभुज। तो दो त्रिभुज कब समरूप होंगे, दो त्रिभुज कब समरूप होंगे, तो इसका 3 कंडीशन। पहला तो हो गया उनके भुजाओं की संख्या समान हो, तो हो गया, दोनों त्रिभुज है तो मतलब कितनी भुजाएं, 3, तो पहला कंडीशन ऑटोमेटिकली फॉलो हो रहा है। दूसरा, उनके संगत कोण क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, है ना। तीसरा, उनके सभी संगत भुजाएं क्या होने चाहिए, समानुपाती होने चाहिए, है ना। अगर संगत कोण समान है या उनके संगत भुजाएं समानुपाती हैं तब वो क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, है ना। जैसे यहां देखिए ज्यादातर प्रश्न इस पर आधारित, है ना, समानुपाती पर आधारित प्रश्न आता है ना। ध्यान देंगे, ये है 3 है, 4 और 6, मान लेते 3 4 6 है। एक और त्रिभुज अगर है, अगर एक और त्रिभुज है जो है 2 नहीं लेते हैं, 1.5 लेते हैं, 1.5, 1.5, ये 2 और ये 3, है ना। अब ध्यान से क्या देखना है कि ये दोनों त्रिभुज जो है, इसका नाम ले लेते हैं ABC, इसका नाम ले लेते हैं DEF, ले लेते हैं DEF। क्या ABC और DEF समरूप होगा, सवाल ये है कि क्या ABC त्रिभुज और त्रिभुज DEF समरूप होगा, है ना। देखने में क्या सेम है, देखने में सेम है ना। तो कैसे बताएंगे कि है कि नहीं है, तो अनुपात निकालेंगे। इसका अनुपात इससे निकालते हैं ना, 3/1.5, 1.5, है ना। इसका अनुपात इससे निकालेंगे तो 4/2, इसका अनुपात इससे निकालेंगे, है ना। तो हो जाएगा 6/3, सभी को काट के देखते हैं तो क्या आ रहा है, 2/1, यानी कि जो सबका अनुपात है वो क्या है, बराबर। इसका अनुपात बराबर है, इसका अनुपात बराबर है ना। तो यहाँ पे क्या है, भुजाएं अनुपातिक हैं, संगत भुजाएं अनुपातिक हैं, इसलिए कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC जो है वो समरूप होगा त्रिभुज DEF के, है ना। त्रिभुज ABC जो है वो समरूप होगा किसके, DEF के। क्यों, क्योंकि भुजाएं क्या है, समानुपातिक है। अगर यहाँ 4 दे देता तो क्या ये समरूप होता, नहीं, तब ये नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर हम यहाँ 4 करते, है ना, 4 करते तो जो रेशियो है वो रेशियो गड़बड़ हो जा रहा है। सब रेशियो आ रहा है 2:1, सब अनुपात आ रहा है 2:1, और ये आ रहा है 3:2। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, समरूप नहीं होगा, समरूप क्या होगा, नहीं होगा, है ना। समझ गए होंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेना है। क्या महत्वपूर्ण बात क्या है कि दो वृत्त, है ना, दो वृत्त हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। दो वृत्त हमेशा समरूप होते हैं। कोई भी दो वृत्त ले लें, है ना, बड़ा छोटा, वो दोनों वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, पहला बात क्या रखना, दो वृत्त समरूप होते हैं। दूसरा, दो समबाहु त्रिभुज भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। दो समबाहु त्रिभुज भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, समरूप होते हैं। और दो वर्ग भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। दो वर्ग भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। वर्ग का चित्र ठीक से नहीं बना है, बना देते हैं।
दो वर्ग, ये हो गया वर्ग, एक और वर्ग ले लेते हैं छोटा सा, ये हो गया दूसरा वर्ग, है ना। ये भी क्या है, समरूप है। आखिर क्यों? ये दो आकृतियां हैं जो हमेशा समरूप होती हैं। पहला, अगर ये बात करें तो ये आकृतियां हैं, लेकिन ये दोनों क्या है, बहुभुज है ना। तो वृत्त जो है वो दोनों समरूप इसलिए है कि दोनों का जो आकार है वो क्या है, वृत्ताकार है। ऐसे भुजा की संख्या नहीं है, इसमें कोई भुजा नहीं है, तो इसलिए कोण नहीं बन रहा है, तो कोई नियम लागू नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये देखने में सेम है, इसलिए ये क्या हो गया, समरूप हो गया, ठीक है। लेकिन त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज में जब जाते हैं तो यहाँ पे क्या नियम लागू हो जाता है ना। बहुभुज होने के कारण इसमें तीन बातें ध्यान देना पड़ता है। क्या तीन बातें? पहला तो भुजाओं की संख्या समान हो, तो देखिए 1, 2 और 3, इसमें भी 1, 2 और 3 भुजाओं की संख्या समान हो गई। कोण भी क्या होता है, इसमें संगत कोण समान होते हैं। कैसे? समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। प्रत्येक कोण कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। यह भी समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री। तो क्या हो गया, संगत कोण तो ऑटोमेटिक समान हो गया। तीसरी बात, भुजाएं क्या हो, अनुपातिक हो, तो कुछ भी रहा, है ना, जैसे ये 5 रहा तो सब 5 होगा, और ये मान लेते हैं 2 रहा तो सब क्या होगा, 2 होगा। तो अनुपात निकालेंगे तो 5/2, 5/2, 5/2, सबका अनुपात क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, समानुपातिक आ रहा है ना। तो इस तरह से ये दोनों आकृतियां क्या हो जाएंगी, समरूप हो जाएंगी, है ना। इसी तरह से दो वर्ग भी हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। कैसे? तो पहला, भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। इसमें भी 4 भुजा है, इसमें भी 4 भुजा है। दूसरा, कोण समान कोण, है ना, कोण समान कोणिक है। कैसे? इसमें भी 90 डिग्री, इसमें भी 90 डिग्री, है ना। तीसरी बात क्या, भुजाएं समानुपातिक होंगी। सही बात है। ये अगर साइड कुछ भी ले लें, ये साइड ले लेते हैं मान लीजिए 6 सेंटीमीटर और ये साइड ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर, तो जो अनुपात निकालेंगे ये सब 6 हो जाएगा और ये सब 4 हो जाएगा। अनुपात क्या आएगा, बराबर। तो क्या याद रखना है, दो वृत्त हमेशा समरूप होते हैं, सर्वांग नहीं करना है, समरूप होते हैं, ठीक है। और दो समबाहु याद रखेंगे, दो समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं, दो वर्ग हमेशा समरूप होते हैं, है ना। इन बातों को याद रखना है, ठीक है। अब मैं एक प्रश्न देता हूं, है ना, जल्दी से आप हल करके बताइएगा, ठीक है, कि वो दोनों समरूप है या नहीं है, ठीक है। मैं लिया हूं ये समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी प्रत्येक भुजा क्या हो, बराबर, है ना, प्रत्येक भुजा बराबर। मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर भुजा वाला समरूप चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज, ठीक है। और एक वर्ग लिया हूं, क्या लिया हूं, वर्ग, है ना। ये वर्ग हो गया, इसकी भुजाएं भी कितनी है, 5 सेंटीमीटर, इसकी भुजाएं भी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब जल्दी से ये बताइए कि यह समरूप है या नहीं है, आपको बताना है समरूप है या नहीं है। जल्दी से देख लीजिए, इसका नाम है ABCD, है ना। ABCD ये क्या है, समचतुर्भुज है। और इसका नाम हो गया PQRS, PQRS क्या हो गया, वर्ग हो गया। अब जल्दी से बताइए कि दोनों समरूप है या नहीं है ना। क्या पहचानना है, दोनों बहुभुज है, हाँ है। तो बहुभुज की समरूपता का नियम याद रखना है। पहला कंडीशन क्या है, n बराबर होना चाहिए, यानी भुजाओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर। तो गिन लेते हैं, इसमें भी 4 भुजा, इसमें भी 4 भुजा, पहला सही। दूसरा क्या याद रखना है, कोण समान कोणिक होना चाहिए, कोण संगत कोण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यहां देखिए, ये कोण देखिए और ये कोण देखिए, दोनों में अंतर पा रहे हैं, हाँ बहुत अंतर है। ये जब भी है तो 90 से क्या है, ज्यादा है, ये 90 से ज्यादा है, और ये एग्जैक्ट क्या है, 90 है। दूसरा नियम यहाँ पे लागू नहीं हो रहा है ना, दूसरा नियम लागू नहीं हो रहा है। तीसरा क्या था, भुजाएं समानुपातिक हो, तो भुजाएं तो समानुपातिक हैं। तीसरा, अगर अनुपात निकालें तो 1:1 यानी 1/1 आएगा, यह तीसरा भी सही है। दूसरा में फेल्योर हो जा रहा है, दूसरा नियम नहीं लागू हो रहा है ना। वो क्या है कि संगत कोण समान होते हैं, है ना, संगत कोण, लेकिन यहाँ पर समान नहीं है। इसलिए ये कहेंगे हम लोग कि ये दोनों जो चित्र है, यानी ये दोनों जो आकृतियां हैं या ये दोनों जो बहुभुज है, वो समरूप नहीं। क्लियर? हाँ फ्रेंड्स,
अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, है ना। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, है ना। इसे हम लोग थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। थेल्स प्रमेय, है ना, इंग्लिश में थेल्स थ्योरम, है ना। ग्रीक गणितज्ञ थेल्स के दिया गया प्रमेय है ना, इसलिए थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं। थेल्स प्रमेय है क्या? तो सबसे पहले थेल्स ने बताया था कि यदि किसी त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर, मान लेते हैं ये त्रिभुज है ABC, इसके तीसरी भुजा मान लेते हैं नीचे वाला है, तीसरी भुजा के या कोई भी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, तीसरी भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वह शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। मान लेते हैं यहाँ पे D और E, है ना, DE जो है वो इसके समांतर रेखा खींचा गया है, तो क्या करता है, समान अनुपात में बांटता है इस भुजा को भी, यानी कि AB को भी और AC को भी, है ना। ये थेल्स प्रमेय है। थेल्स प्रमेय क्या है बता देता हूं। थेल्स प्रमेय जो है वो ये है कि यदि किसी त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। समान अनुपात में बांटती है ना, बांटती है। इसको समझना है बहुत अच्छे से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण VVI है ना, टॉपिक है, VVI टॉपिक है। यदि किसी त्रिभुज में, कोई भी त्रिभुज ले ले, है ना, तीसरी भुजा के समांतर रेखा खींची जाए, है ना, ये समांतर रेखा खींचा गया है ना, तो यह समांतर रेखा जो है शेष दो भुजाओं को, यानी कि AB को और AC को, एक भुजा तो BC के समांतर तो खींच ही रहे हैं, तो BC के समांतर जब खींच रहे हैं तो BC को छोड़ दीजिए, तो बच गया कौन, दो भुजा AB और AC, है ना। तो AB और AC को यह समांतर रेखा क्या करता है, समान अनुपात में बांटता है। इसका मतलब ये दोनों का अनुपात और ये दोनों का अनुपात क्या होगा, बराबर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि AD बटा DB बराबर AE बटा AC, है ना। तो कैसे प्रूफ करेंगे, है ना, इसको प्रूफ करना है तो सबसे पहले दिया गया है, क्या दिया गया है, क्या दिया गया है कि ABC एक त्रिभुज है, ABC क्या है, एक त्रिभुज है, और क्या दिया गया है, त्रिभुज है ना, और क्या दिया गया है, जिसमें दिया गया है कि DE जो है वो BC के समांतर है ना, एवं कर देते हैं, एवं DE जो है वो BC के समांतर है, इतना तो दिया गया है ना। अब सिद्ध क्या करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि वो अनुपातिक है, कौन सा, भुजाएं, यानी कि AD बटा DB, है ना, AD बटा DB इज इक्वल टू AE बटा EC, यही सिद्ध करना है ना। कैसे सिद्ध करेंगे, तो पहले बनावट, है ना, बनावट क्या करेंगे, तो बनावट में हम लोग लंब डालते हैं, ये सब लाइन मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, है ना। बनावट में क्या करेंगे, हम लोग लंब डालेंगे, किस पे लंब डालेंगे बता देते हैं, है ना। D से लंब डालेंगे AE पर, है ना, या AC पर, और E से लंब डालेंगे AB पर, यानी AD पर, है ना। तो इसका नाम M ले लेते हैं, इसका नाम N ले लेते हैं, ठीक है। और इन दोनों को क्या करते हैं, मिला देते हैं, इन दोनों को मिलाया, ठीक है, इन दोनों को मिलाया, ठीक है, मिला दिए। तो ये बनावट में लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि EM लंब किस पे डाले हैं, AB बोल सकते हैं, AB भुजा था, त्रिभुज का तो भुजा AB है ना, AB, और अगर हम लोग अगर छोटा लेते हैं तो क्या बोल सकते हैं, AD, बात बराबर है। इस पे डाले, और क्या डाले, DN, D से क्या डाले, DN लंब डाले, D से DN, है ना, DN लंब किस पे डाले, DN जो लंब डाले हैं वो डाले हैं AC पर, तथा और क्या किए हैं, CD और B को मिलाया, B और B तथा
सी डी को मिलाया, है ना, को मिला दिए। अब क्या करना है, प्रमाण देना है। प्रमाण में क्या देंगे, है ना, प्रमाण में हम लोग को प्रूफ करना है कि आखिर ये अनुपातिक हुआ कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल पे आते हैं। कौन सा त्रिभुज, ए डी ई क्या है, त्रिभुज है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल, चूंकि लिखना पड़ेगा, है ना, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये फॉर्मूला हो गया। इसलिए हम लोग कौन त्रिभुज ले रहे हैं, ए त्रिभुज का नाम दे देंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2। आधार कौन होगा, जिस पे लंब खींचा जाता है। तो लंब किस पे खींचा गया है, इस पे, यानी एडी पर ना, यहां से लेके इस त्रिभुज में कौन आ रहा है, एडी आ रहा है। तो आधार क्या हो गया, एडी, और ऊंचाई क्या हो गया, लंब कौन हो गया, ई एम। क्या हो गया, ई एम, है ना, ई एम। ठीक है, अब दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, दूसरा त्रिभुज लेंगे बी डी लेंगे, है ना, बी डी, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। तो बी डी का क्षेत्रफल भी क्या होगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। बी डी, ध्यान देना है, बी डी ई ये वाला त्रिभुज है ना, तो इसका आधार कौन सा है, तो इसका जिस पे लंब खींचा जाता है। तो लंब तो इधर नहीं है, लंब यही लंब काम करेगा, है ना, ये त्रिभुज के बाहर का लंब है, लेकिन यही लंब काम करेगा, है ना, ये ई एम जो लंब लिए है ना, वही लंब काम करेगा। तो हम लोग देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं कि यहाँ पर आधार कौन होगा, ये आधार बी डी है, आधार कौन होगा, बी डी। ठीक है, उसको डीबी लिखते हैं, आधार हो गया डीबी, और लंब कौन हो जाएगा, ईएम, लंब कौन हो जाएगा, ईएम हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं, अनुपात निकालते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करना है, अनुपात निकालना है ना, अनुपात बताना है। तो अनुपात निकालते हैं, जब दोनों का अनुपात निकालेंगे, ये मान लीजिए समीकरण 1 है और ये मान लीजिए समीकरण 2 है ना, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 का जब अनुपात निकालेंगे, हम लोग यहीं पे बता देते हैं, जगह कम है ना, तो अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 से 1/2 कट जाएगा, है ना, और कौन कट जाएगा, ईएम से ईएम कट जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, इसको इंग्लिश में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई लिखेंगे, और बटा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई लिखेंगे, है ना। तो का अनुपात क्या आ गया एडी बटा डीबी। क्या आ गया, एडी बटा डीबी। इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। ठीक है, अब पुनः हम लोग क्या करते हैं, पुनः इसी तरह से हम लोग अब त्रिभुज फिर से ए डी कर लेते हैं, लेकिन इस बार क्या करेंगे हम लोग, इस बार हम लोग लंब ईएम को नहीं, अब की डीएन को लेंगे। ठीक है, डीएन को। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2, है ना। आधार कौन सा लेंगे, इसका आधार तो हो जाएगा यही, है ना, ऊंचाई क्या हो जाएगा, डीएन, है ना, एक ए गुने डीएन। ठीक है, और कौन सा लेंगे त्रिभुज लेंगे हम लोग सी डी ई। क्या लेंगे, सी डी ई त्रिभुज लेंगे। तो इसमें तो ऊंचाई नहीं है, लेकिन हाँ इसकी ऊंचाई बाहर है। ये जो है लंब डाला हुआ, ये क्या है, ऊंचाई है। ये भी लंब डाला हुआ जो है वो क्या है, ऊंचाई है। तो इधर वाले त्रिभुज के लिए ईएम और इधर वाले त्रिभुज के लिए डीएन, है ना, डीएन ले रहे हैं। तो सी डी ई त्रिभुज यहाँ है, लेकिन उसका लंब जो है ऊपर है, कोई बात नहीं। तो आधार कौन हो जाएगा, ईसी, आधार कौन हो जाएगा, ईसी, और ऊंचाई कौन हो जाएगा, डीएन, है ना। तो त्रिभुज नाम क्या है, सी डी ई, है ना। तो सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार क्या हो जाएगा, ईसी, क्या हो जाएगा, ईसी, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, डीएन, है ना, डीएन। अगर दोनों को हम लोग भागा दें, समीकरण इसको मान लीजिए 4 और इसको मान लीजिए 5, समीकरण 4 और 5 को भागा देंगे तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, डीएन से डीएन कट जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा, तो बचेगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल अब बटा त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या आ गया ए ई बटा ईसी। यहां इसको समीकरण 6 मान लीजिए, समीकरण 6।
अब यहाँ पर आके करना क्या है, यहाँ पे आके बहुत सारे बच्चे जो है ना अब कंफ्यूज हो जाते हैं। इतना तो कर लिए, अब क्या करें इसके आगे, कैसे होगा, है ना। तो यहाँ पे कैसे होगा बता देते हैं। ध्यान से देखना है किसको, 3 और 6 को। 3 में क्या निकला है, ADE का क्षेत्रफल और BDE का क्षेत्रफल, और 6 में क्या निकला है, ADE का क्षेत्रफल और CDE का क्षेत्रफल। सॉरी कुछ तो गलत हो रहा है, नहीं ठीक है, ठीक है। हाँ तो ADE ऊपर तो वही रहेगा, हाँ ठीक है। अब देखना ये क्या, ऊपर तो बराबर है, नीचे बस बच गया, नीचे बच गया, नीचे अच्छा 3 में यहाँ है ना ADE, हाँ BDE और CDE, अगर ये दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर हो जाए तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। पूरा इक्वेशन 3 और 6 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। क्या देखना है, ऊपर तो सेम है ADE, इसमें भी क्या है ADE, है ना। नीचे वाला देखना है, ये डबल टिक लगा रहा हूं BD, और इसका नीचे कौन है CD। अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो पूरा समीकरण 3 और समीकरण 6 क्या हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ पे समझिए, ठीक है, क्या समझना है, ये दोनों त्रिभुज कौन सा BDE, यहाँ देखिए ये वाला त्रिभुज है, और CDE देखिए ये वाला त्रिभुज है। ये दोनों क्या है, ये दोनों एक ही आधार और एक ही ऊंचाई के है, एक ही समांतर रेखा के बीच है, मतलब एक ही ऊंचाई पर है, ठीक है। एक ही आधार है, दोनों का आधार क्या है, नीचे है ना। ये त्रिभुज का दोनों का आधार नीचे है, यहाँ है ना। इसका भी आधार क्या है, यही है। तो एक ही आधार BC पर और एक ही समांतर रेखा DE के बीच दोनों त्रिभुज अवस्थित है, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पे बता देते हैं, है ना। क्या लिखना है कि चूंकि क्या लिखना है BDE, चूंकि त्रिभुज BDE तथा कौन सा त्रिभुज CDE, त्रिभुज CDE क्या एक ही आधार एवं समांतर, एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है। तो क्या है, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर। ऐसे है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। समझ में आया, फिर से इस बात को समझ लीजिए। BDE ये वाला त्रिभुज हो गया, है ना, और CD ये वाला त्रिभुज हो गया। ये दोनों का आधार कौन है, BC, दोनों का समांतर रेखा कौन है, D। तो दोनों एक ही आधार एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 को ध्यान से देखिए। इक्वेशन 3 में ऊपर वाला तो सेम, इक्वेशन 3 और 6 में, तीसरा और छठा में ऊपर वाला तो सेम है ADE, है ना। अब नीचे वाला में देखिए, इसमें क्या है BD, इसमें क्या है CD, और अभी हम लोग बता दिए कि BD और CD का एरिया क्या है, बराबर है। इस तरह से अगर समीकरण 3 और समीकरण 6 को देखते हैं तो दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, है ना। तो इसलिए क्या हो गया, इसलिए ये दोनों समीकरण, तीसरा लिख देते हैं समीकरण 3 और 6 से, इसलिए समीकरण 3 है ना, और समीकरण 6 से क्या हो गया, ये दोनों बराबर हो गया। कौन, AD बटा DB, है ना, AD बटा DB बराबर, इधर छठा में क्या है, AE बटा EC, AE बटा EC, है ना। समझ में आ गया, यही प्रूफ करना था, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, है ना। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इसे आप सब्सक्राइब तो करें ही, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और उसे सब्सक्राइब करने को कहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूट्यूब, थैंक यू।